गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइव 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 14 मई 2020 और आज हम लोग 14 मई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? तो सीबीएसई का न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा जी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी मनोज आहूजा जी को सीबीएसई का न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और ये ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है अनीता करवाल का। किनका? अनीता करवाल का स्थान लिया है। अब ये जो मनोज आहूजा जी हैं वो सीबीएसई के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो हम लोग सीबीएसई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सीबीएसई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 3 नवंबर 1962। कब हुआ था? 3 नवंबर 1962। और अभी सीबीएसई के प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा जी हैं। कौन है? मनोज आहूजा जी हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का घोषणा किया गया है? Recently, how many lakh crore rupees economic package has been announced by Prime Minister Narendra Modi in his address to the nation? तो ये इकोनॉमिक पैकेज है 20 लाख करोड़। कितना है? 20 लाख करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का घोषणा किया गया है और ये जो पैकेज का घोषणा किया गया है वो हमारे देश के जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा है। कितना प्रतिशत हिस्सा है? 10%। इस पैकेज को घोषणा करने का मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, मछुआरे लोग हैं और प्रवासी हैं और देश के जितने भी उद्योग हैं उन सभी को राहत देने के लिए इस पैकेज का घोषणा किया गया है। उन्होंने मेनली रूप से 4 चीजों पे बल देते हुए ये पैकेज का घोषणा किया है। इस पैकेज की घोषणा से 2020 में देश की विकास यात्रा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई दिशा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का विजेता कौन बना? रिसेंटली हु बिकेम द विनर ऑफ FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप? तो इस ऑनलाइन नेशंस कप का विजेता बना है चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इस ऑनलाइन नेशन कप पे जो फर्स्ट पोजीशन है वो चीन का है, तो सेकेंड पोजीशन किसका है? तो सेकेंड पोजीशन अमेरिका का है। इन दोनों के बीच जो ऑनलाइन नेशंस कप के लिए फाइनल मुकाबला हुआ था वो ड्रा रहा था। रैंकिंग के बेसिस पे चीन को है जो विजेता घोषित कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में जो अपने देश भारत का स्थान है वो कितना है? वो है 5th स्थान है भारत का। कितना है? 5th स्थान है। ये जो ऑनलाइन नेशन कप हुआ था FIDE Chess.com, इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। वो कौन कौन है? तो पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा यूरोप है, चौथा रूस है, 5वां भारत है और छठा है जो शेष विश्व है, जिसमें चीन है जो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है और अमेरिका सेकेंड पोजीशन पे रहा है और हमारे देश भारत का 5वां स्थान रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है FIDE, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। FIDE का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी इचेज। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी इचेज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ है?
लुसाने स्विट्जरलैंड में है। फिडे का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 20 जुलाई 1924 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1924 को हुआ था। फिडे के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? अर्कैडी दबोरकोविच। क्या नाम है उनका? अर्कैडी दबोरकोविच। फिडे का मोटो क्या है? इसका मोटो है जेन्स ऊना सम्स। क्या है? जेन्स ऊना सम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पे लिखी गई पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली को किसके द्वारा लिखा गया है? रिसेंटली हु हैज रिटन फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, द फर्स्ट बायोपिक रिटन ऑन द लाइफ ऑफ प्रिंस हैरी एंड मेघन मार्कल। तो इस बायोपिक को लिखा गया है दो शाही पत्रकारों के द्वारा। उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम है ओमी स्कॉबी और दूसरे का नाम है कैरोलिन डुरंड, यानी उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन दोनों पत्रकारों के द्वारा इस बायोपिक को लिखा गया है और ये बायोपिक है जो किनके लाइफ पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड है प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पे। इस बायोपिक को लॉन्च करने का जो मेन उद्देश्य है वो है एक ऐसे दंपति के व्यक्तित्व को चित्रित करना है जो अपने मानवीय और धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस बायोपिक का नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या नाम है? फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? रिसेंटली विच स्टेट्स तेलिया हैंडकरचीफ हैज बीन गिवन जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग? तो ये है तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। अब इस तेलिया रुमाल को बनाया कैसे जाता है? तो इसको बनाया जाता है पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके। तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और इस प्रोसेस में मेनली रूप से 3 कलर का यूज होता है। वो कौन कौन सा कलर है? लाल है, काला है और सफेद है। इन्हीं 3 कलर से तेलिया रुमाल का डिजाइन और रूपरेखा तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी 3 और चीजों को जीआई टैग मिला था। पहला है गोरखपुर का टेराकोटा, इसको जीआई टैग मिला था। दूसरा टैग मिला है तमिलनाडु के कोविलपट्टी कदालाई मिठाई को और तीसरा जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर के सैफरन को मिला है। और अभी तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। अब ये तेलिया रुमाल रिलेटेड है तेलंगाना से, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014। कब हुआ था? 2 जून 2014। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33। कितने हैं? 33। और प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है उनका? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के भी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तमिली साई सौंदरराजन। क्या नाम है उनका? तमिली साई सौंदरराजन। और यहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 120। तेलंगाना में लोकसभा का सीट कितना है? 17 और राज्यसभा का सीट कितना है? 7। तेलंगाना का स्टेट मैमल का क्या नाम है? स्पॉटेड डियर। क्या है? स्पॉटेड डियर। तेलंगाना का स्टेट बर्ड क्या है? इंडियन रोलर। क्या है? इंडियन रोलर। तेलंगाना का स्टेट फ्लावर कौन सा है? सेना ऑरिकुलाटा। क्या है? सेना ऑरिकुलाटा। तेलंगाना का स्टेट ट्री का क्या नाम है? प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। तेलंगाना का लेक कौन कौन सा है? हिमायत सागर, हुसैन सागर और ओस्मान सागर। तेलंगाना का डैम कौन कौन सा है? नागार्जुन सागर है, श्री राम सागर है और निजाम सागर डैम है। तेलंगाना में रिवर कौन कौन सा है? भीम रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा रिवर है, मंजरा है, प्राणहिता है, तुंगभद्रा है और बरधा है। तेलंगाना का फोक डांस कौन कौन सा है?
पेरिनी शिव टंडवम और दूसरा है मथुरै। तेलंगाना का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली और है मृगबनी। तेलंगाना का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सा है? किन्नरसनी है, इतूर नगरम है, कैवल्य टाइगर रिजर्व है, मंजीरा है, पोकरम है और प्राणहिता है। ये सब है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कब किया जाएगा? रिसेंटली सस्पेंडेड ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक फीफा U17 वोमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड व्हेन? तो इसका आयोजन होगा फरवरी मार्च 2021 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन 2020 में होने वाला था उसको अब रद्द करके 2021 कर दिया गया है। अब इसका आयोजन है जो फरवरी 2021 से मार्च 2021 के बीच में किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। इस टूर्नामेंट के लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। वो कौन कौन से स्थान है? तो पहला अहमदाबाद है, दूसरा भुवनेश्वर है, तीसरा गुवाहाटी है, चौथा कोलकाता है और पांचवा नवी मुंबई है। और इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा गुवाहाटी में और इसका समापन किया जाएगा मुंबई में। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फीफा, तो फीफा से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 21 मई 1904। कब हुआ था? 21 मई 1904। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और फीफा के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है उनका? गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेरी सिटलर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक कॉमेडियन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये अमेरिका के हास्य कलाकार थे। इनका क्या नाम था? जेरी स्टिलर। तो आपको इनका नाम याद रखना है फ्रेंड्स। जेरी सिटलर को टीवी के सीनफील्ड में जॉर्ज कॉन्स्टेंजा के पिता की अहम भूमिका के लिए जाना जाता था और इसके लिए इन्हें 1997 में एमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? विच इंडियन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया? तो इस एयरपोर्ट का नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने का खिताब जीता है। इसके लिए इस एयरपोर्ट ने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता। कौन सा पुरस्कार जीता है? स्काई ट्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूसीआई ने किस फ्रेंच साइक्लिस्ट पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? विच फ्रेंच साइक्लिस्ट हैज रिसेंटली बीन बैंड बाय यूसीआई फॉर 4 years? तो उनका नाम है रेमी डी ग्रेगोरियो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी यूसीआई ने फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पे प्रतिबंध लगाया और कितने साल तक के लिए प्रतिबंध लगाया है? 4 years। कितना? 4 years के लिए। इन्हें 7 मार्च 2022 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? 7 मार्च 2022 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शफीक अंसारी का निधन हो गया, वे कौन थे? रिसेंटली शफीक अंसारी पास्ड अवे, हु वेयर ही? वे एक आर्टिस्ट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी दिग्गज टीवी अभिनेता शफीक अंसारी का निधन हो गया है। शफीक अंसारी थे जो आर्टिस्ट होने के साथ साथ पटकथा लेखक भी थे और एक सहायक निर्देशक भी थे। वे सबसे ज्यादा टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल में काम किए थे और इसके लिए वे काफी फेमस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने का घोषणा किया है? विच पैरा एथलीट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? उनका नाम है दीपा मलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी दीपा मलिक ने पैरा एथलीट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। दीपा मलिक हैं जो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके साथ साथ उन्होंने 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड्स में
दुनिया भर में कितने पत्रकारों को चुना गया है? हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन सेलेक्टेड वर्ल्ड वाइड एट द रिसेंट ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड्स ऑफ 2020? तो ये चुना गया है 17 जर्नलिस्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दुनिया भर में 14 देशों के 17 पत्रकारों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। उस अवार्ड का क्या नाम है? ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड्स। और ये अवार्ड है जो किस लिए दिया जाएगा? तो इसको दिया जाएगा मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए। इन 17 पत्रकारों में से एक भारतीय पत्रकार है जिनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। क्या नाम है? सिद्धार्थ वरदराजन। इनको भी इस अवार्ड के लिए चुना गया है। यह जो पुरस्कार है ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, यह उन पत्रकारों को प्रदान किया जाता है जिन्हें कोविड-19 महामारी पे अपनी रिपोर्टिंग के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया हो, या फिर कोई धमकी मिली हो उनको। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है? Who has recently developed a non-invasive ventilator healthy air? इस नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर को विकसित किया गया है CSIR-NL के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ये जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है जिसका नाम है स्वस्थ वायु, उसको डेवलप क्यों किया गया है? इसको डेवलप किया गया है कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए। इस वेंटिलेटर से वायरस के फैलने का जो खतरा रहता है वो काफी कम रहता है, क्योंकि ये संपर्क रहित वेंटिलेटर है और इसकी लागत खर्च भी बहुत कम है। इस वेंटिलेटर का उपयोग है जो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो कोई वार्ड हो या शिफ्ट किया गया अस्पताल हो या कोई डिस्पेंसरी हो या घर में कोई भी कोविड-19 मरीज हो, उसके इलाज में ये वेंटिलेटर है जो यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा आयोजित किया गया? रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये है एसोचैम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी एसोचैम द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। और भारत की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में कौन प्रतिनिधित्व किए हैं? तो वो किए हैं केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस सम्मेलन में और कौन कौन भाग लिए हैं? तो इस सम्मेलन में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा और बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त जिनका नाम है गोंगली दास, इन लोगों ने भाग लिए हैं। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अब हम जानते हैं एसोचैम के बारे में। तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। एसोचैम का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम में एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है? निरंजन हीरानंदानी। क्या नाम है उनका? निरंजन हीरानंदानी। अब हम लोग बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश का लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली। बांग्लादेश के भी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। क्या नाम है उनका? अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश के भी प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। क्या नाम है उनका? शेख हसीना। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्या हम लोग का क्वेश्चन था? हाल ही में किसने प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है? Who has started प्राण वायु प्रोग्राम रिसेंटली? तो इसका ऑप्शन था बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा था लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तीसरा था कानपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और चौथा था हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इस प्राण वायु प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? Who has launched the online platform recently? तो इसका ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, दूसरा है टीवीएस मोटर कंपनी, तीसरा है टाटा मोटर्स, चौथा है होंडा मोटर्स। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।